नरेंद्र मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तहत इस देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से लेके 2019 और 2019 से लेके 2023 तक एक नए भारत के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में लगातार जनता के हित में, जनता के कल्याण में सेवा सुशासन और विशेष रूप से गरीब कल्याण, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार देश की विकास करने की रफ्तार तेज़ी से बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों की आज हम बात करेंगे वो हर क्षेत्र में लगातार देश को तेज़ी से देश की विकास की नीति के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वैसे हम सब जानते हैं कि आंकड़े गवाह है कि सरकार ने ये सभी क्षेत्रों में, जैसे हमने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, हम सभी ने देखा कि महामारी के समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार ये बयान देते रहे कि देश में जब ये कोरोना का पूरे विश्व में संकट गहराया था तभी वैक्सीन का निर्माण करने से लेके करोड़ों लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाने का काम उन्होंने किया। हम सब जानते हैं कि जनधन खाता, उसके पश्चात उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, गरीब कल्याण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालें तो हम सबको पता लगता है कि 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए। यानी जो गरीब व्यक्ति था, जो गांव में रहता था, पहाड़ों में रहता था, उसको बैंक तक पहुंचाने का काम और बैंक में जाने के पश्चात अपना खाता खोलने का काम बहुत ही सुलभ करने की प्रक्रिया उन्होंने की। करीबन 29 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हुए। 13 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिला। 37 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ अकाउंट बने। यानी आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपयों के माध्यम से हमारे गरीब कल्याण यानी गरीबों के सोई सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड का उपयोग किया गया। करीबन 48 करोड़ 27 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। 3 करोड़ से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए। 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे भरे गए, जिसको हमने डीबीटी कहा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। किसानों से लेके लाभार्थियों तक ये पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। 2 करोड़ 86 लाख घर बिजली से रोशन सौभाग्य योजना के तहत हुए। करीबन 9 करोड़ 6 लाख उज्ज्वला योजना एलपीजी के कनेक्शन मिले। 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के समय ये पूरा देश चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण हो और राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। 370 की राक्षसी धारा को समाप्त करने के लिए 70 वर्ष लगे और 370 और 35 को समाप्त करने के लिए 1950 से लेके 2019 तक लगातार सैकड़ों भाषण हुए। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करने के पश्चात इस देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये घोषणा दी। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा के तहत जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इस नारे के साथ जब 2/3 बहुमत में सत्ता से आए, 5 अगस्त 2019 को वो ऐतिहासिक क्षण था जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने उसकी घोषणा की और 370 की राक्षसी धारा को 70 वर्ष के पश्चात समाप्त कर दिया। उसके पश्चात जो विषयों की जानकारी हमें आपको देनी है, सबसे बड़ी है कि जिसमें कहा गया कि गरीब कल्याण की अन्न योजना, जब कोरोना काल के ये समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो करीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम हुआ। 11 करोड़ 88 लाख नल से जल यानी जल मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत 39 करोड़ 65 लाख लोगों को लोन देने का काम हुआ। पीएम स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए, आर्थिक बल देने के लिए करीबन 34 करोड़ 45 लाख लोगों को
रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक बल दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, जिसको पूरा कर दिया गया। कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफ़र करा दिया गया, जिसको हमने डीबीटी कहा था। 2014 से तुलना में 5 गुना अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया गया, जहां पर हम जानते हैं कि आदिवासी भाई बहनों के लिए पढ़ने के लिए, शिक्षा मिलने के लिए जिस एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्वीकृत योजना थी, उसको पूरा कर दिया गया। वर्तमान में केंद्र में 60% मंत्री SC ST या OBC के आज भी उपलब्ध है। 117 आकांक्षी जिले विकास के मापदंडों पर आगे बढ़े हैं। स्वच्छ भारत ये ऐसा मिशन था जो पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत में स्वच्छता के तहत स्वच्छ मिशन यानी स्वच्छ भारत, इसके तहत करीबन 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। और इसके तहत जिसको हमने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा देने का भी काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मैंने पहले ही कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 4 करोड़ 45 लाख लोग अस्पताल में भर्ती हुए और उनको 5 लाख रुपयों तक मुफ्त में इलाज देने का काम भी हमारी सरकार के तहत, केंद्र में बसी हुई सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिन्होंने ये आयुष्मान भारत के कार्ड के तहत गरीब कल्याण की योजना बनाई। करीबन 1 करोड़ 59 लाख से अधिक स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बने, जहां पर आयुष्मान भारत की गतिविधियों को चालना देने का काम हुआ। 9,304 से अधिक जन औषधि केंद्र बने। 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अमृत फार्मेसियों से सस्ती दवाएं खरीदकर बचत की। 15 नए एम्स बने। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जम्मू में 100 एकड़ में पहला एम्स बनने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आने वाले समय में उसका पूरा निर्माण करके लोगों के लिए और आने वाली अपनी आधुनिक पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए इस एम्स का उपयोग होगा। 225 मेडिकल कॉलेज नए सिरे से जोड़े जा रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष द्वारा 5 करोड़ 65 लाख से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीकों की सुरक्षा। गांव-गांव में, खाइयों में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले गांवों में टीकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। इसके लिए एक विशेष अभियान मिशन इंद्रधनुष द्वारा चलाया गया। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन डोज दिए गए। 37 करोड़ से अधिक डिजिटल हेल्थ ID बनाए गए। 2014 से अब तक कुल 69,463 मेडिकल सीट नए सिरे से जोड़ी गई और इसके तहत गरीब कल्याण यानी आरोग्य सुविधा देने के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा देने की जो बात हमारे विशेष रूप से वचननामा में की थी, उसको पूरा करने की बात हमने यहाँ पर रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आती है, जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार करते हैं कि देश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा होता है, जुड़ जाता है, सड़कें अच्छी होती है, रेल मार्ग अच्छा होता है, नए नए एयरपोर्ट्स अगर बनते हैं, जलमार्ग जोड़े जाते हैं, तो रेल की सेवा, हमारी विमान की सेवा, जहाज की सेवा और अच्छे रास्तों का निर्माण अगर हम करते हैं तो देश की इकोनॉमी यानी आर्थिक वृद्धि होने में मदद होती है। ये पूरा विश्व जानता है। और जिसको एक बात हमने कही थी कि डिले से डिलीवरी तक, यानी देश आज़ाद होने के पश्चात 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में आज हम खड़े हैं। 1947 से लेके 2023 का ये प्रवास हज़ारों, लाखों, करोड़ों नागरिकों ने देखा है, जिनकी उम्र आज सरासरी 80 है, 85 है, 90 है। उन्होंने वो समय भी देखा था जब आज़ादी के पश्चात हिंदुस्तान का वो दौर शुरू हुआ था। इसके लिए डिले से डिलीवरी तक दशकों से रुके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वो कैसे हुआ? तो प्रगति यानी एक विशेष रूप से पीएम की गति शक्ति योजना, जिसको हमने कहा है कि पीएम की गति शक्ति योजना से हुई देश की प्रगति। कैसे हुई? तो उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना,
कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे परिवार को या देश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृति का वर्ष था 1978। 4 दशकों की देरी हुई और मोदी जी के युग में उसे पूरी करते समय हम देख रहे हैं। बिहार में कोसी रेल महासेतु स्वीकृति का वर्ष था 2003 और 4। 2 दशकों की देरी हुई, मोदी जी के युग में तैयार हुई। केरल में कोल्लम बाईपास परियोजना स्वीकृति का वर्ष था, यानी परियोजना की स्वीकृति का वर्ष था 1975। यानी ये परियोजना तभी दिमाग में आई थी कि ये होना चाहिए। उसके लिए अगर ये हम बातें करें तो लगभग 50 वर्षों से विलंबित, मोदी जी के युग में पूरी हुई। ब्रह्मपुत्र पर बोगीबिल रेल सह सड़क पुल स्वीकृति का वर्ष था 1997। आप सभी को याद होगा, अटल जी की वो सरकार थी, 13 दिन 13 महीने और उसके पश्चात 5 वर्ष तक लगातार चली। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने और ब्रह्मपुत्र पर बोगीबिल रेल सह सड़क पुल मोदी जी के युग में बनाया गया 2 दशकों की देरी के पश्चात। अटल सुरंग, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बना हुआ ये अटल सुरंग 10,000 फीट की सबसे लंबी सुरंग, जिसकी कहानियां देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और स्वीकृति का वर्ष था ईस्वी सन 2000। आज हम 2023 में हैं। 2 दशकों की देरी के पश्चात मोदी जी के युग में तैयार हुआ। दिल्ली के आसपास ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे स्वीकृति का वर्ष था 2006। 1 दशक की देरी में मोदी जी के युग में परियोजना पूरी हुई। मैं विशेष रूप से जो आलोचना करते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड, हर साल सबसे तेज हाईवे निर्माण का रिकॉर्ड 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर का हाईवे बनता था। सबसे तेज सड़क का निर्माण का रिकॉर्ड 24 घंटे में 4 लेन वाली 2.5 किलोमीटर की कंक्रीट की सड़क बनी। 24 घंटे में 1 लेन वाली 25 किलोमीटर की बिटुमन की यानी डामर की सोलापुर बीजापुर की सड़क का निर्माण हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा बन रहा रेलवे पुल चिनाब पुल, जिसकी मैंने बात अभी रखी अटल टनल, ये सभी योजनाएं भारत को एक नई दिशा में, एक विकसित भारत का नया रूप, एक आधुनिक भारत का नया रूप, एक शक्तिशाली, गौरवशाली और वैभवशाली भारत का एक नया रूप लोगों के सामने रखने की बात हमने कही थी। इसी को जोड़ते हुए आपको इतना ही कहता हूं कि ग्रामीण सड़कों का रिकॉर्ड 118 किलोमीटर की लंबाई का मार्ग 100 घंटे में पूरा किया गया। और ये 100 घंटे में पूरा करने का काम हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में चल रहा था। गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेस वे था, नवंबर में पूर्ण होना अपेक्षित था, लेकिन 118 किलोमीटर की लंबाई बची थी, जिसको 100 घंटे में करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सम्माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में दिया। 250 इंजीनियर और 2000 लेबर यानी 2000 कामगारों ने इसको पूरा किया। इसके साथ साथ दिल्ली अमृतसर कटरा, लोग कहते हैं कि श्रीनगर, यानी हम तो हवाई अड्डों की बात करते हैं, यहाँ से जहाज लेते हुए हम श्रीनगर जाते हैं। अभी ऐसा मार्ग बन रहा है जो मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा, कटरा से श्रीनगर, या आने वाले समय में 20 घंटों में मुंबई के बोरीवली से अगर आप निकलते हो तो बोरीवली से निकल के जो सुरंग यहाँ से हम बना रहे हैं नया नेशनल पार्क के नीचे से टनल, उस टनल से ठाणा में, या फिर वर्सोवा से नए ब्रिज के माध्यम से गोराई या चारकोप या भाईंदर, उत्तन, वसई, यहाँ से बोरीवली, बोरीवली से नेशनल पार्क से नीचे सबवे से आप ठाणा निकल सकते हो। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 650 किलोमीटर का झाझर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के नज़दीक से होते हुए जाएगा। 25,000 करोड़ की लागत से ये रास्ता बहुत तेज़ी से बन रहा है। लुधियाना, गुरदासपुर, अमृतसर कतरा हाईवे, अंजीखड़ ब्रिज, ये केबल ब्रिज है, जिसकी जानकारी मैंने दी थी पहली बार कि ये पहला ब्रिज है
जो रेलवे बना रही है, और ये केबल का ब्रिज है, पहले बार इसके लिए 96 केबल चाहिए थी, बहुत सारे किलोमीटर लंबाई है उसकी। जम्मू कटरा के रियासी सेक्शन में रेलवे स्टेशन रियासी जिसका नाम है, जम्मू की रेलवे लाइन पे बनने वाला, जहाँ से रियासी से बारामुल्ला जाने के लिए बहुत आसानी होगी। ये केबल्स लाने की जिम्मेदारी थी। रेलवे ने बहुत संशोधन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसी रेलवे का ये ब्रिज बनाएं जो रियासी से बारामुल्ला जाए, और ये ब्रिज के लिए केबल्स मंगाने की बात थी। संशोधन हुआ और 96 केबल्स इसको कहते हैं स्लोवाकिया, जो यूरोप में एक देश है जो केबल बनाने में बहुत बेहतरीन निर्माण करता है, ऐसे स्लोवाकिया से ये केबल्स मंगाने का काम पूरा हुआ। ज़ेड-मोर टनल श्रीनगर से लेह हाईवे तक, यानी हम अगर कारगिल और लेह की बात करते हैं, लेह लद्दाख और कारगिल से बटालिक से द्रास, द्रास से लेह, लेह से लद्दाख, अगर ये बातें करते हैं तो पहले जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ते नहीं थे। हमने 1999 का वो कारगिल का युद्ध देखा था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कारगिल का युद्ध लड़ा गया। अगर हम वो युद्ध न ही लड़ते तो लेह लद्दाख से लेते हुए कारगिल, द्रास, बटालिक की ये सभी सीमाओं को पार करके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने चौकियों पर अपनी चौकियां बनाई थी। तो इसके लिए श्रीनगर लेह का हाईवे बनाने का काम, कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं कि श्रीनगर, सोनमर्ग और कारगिल और लद्दाख, ये बातें मैं इसके लिए कहता हूँ। तो बाकी की बातें आप सभी को पता होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से उत्तरी पूर्व राज्यों में किया गया विकास पिछले 50 वर्ष में नहीं हुआ। और इसके लिए श्रीनगर, सोनमर्ग और कारगिल और लद्दाख की ये नई सड़क 2378 करोड़ रुपयों की लागत से बन रही है। अरुणाचल प्रदेश की बातें तो सामने आएगी, लेकिन सियोम नाम का एक ब्रिज बन रहा है जहाँ पर अलोंग और थिंकियोंग रोड करके कहलाया जाता है। चाइनीज़ आर्मी ने जब तवांग सेक्टर पर, यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब आक्रमण करने की साजिश की, तब ये बातें सामने आई कि हमें अगर तवांग तक पहुंचना है तो बहुत अच्छे रास्तों का निर्माण करने की आवश्यकता है। और इसके लिए सियोम ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया। सियोम अलोंग थिंकियोंग ऐसे रोड का निर्माण हुआ। 724 करोड़ का ये काम है, और ये काम करने वाली कंपनी दूसरी तीसरी कोई नहीं है, तो ये अपनी BRO है, जो हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तहत ये अपना डिफेंस का काम है, अपने सैनिक इसको बना रहे हैं। और इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की बातें तो बहुत सारी है, और इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। रक्षा विभाग सबसे बेहतरीन प्रस्ताव रक्षा विभाग के तहत रखने की प्रयास करता है। हिंदुस्तान लगातार स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात 2 महीनों के बाद पहले बार पाकिस्तान ने कबालियों द्वारा किया गया आक्रमण, और 1999 में पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा किया गया आक्रमण, ये भारत ने लगातार सभी आक्रमणों को परास्त करने का काम किया। इसके लिए अगर 50 लाख करोड़ के ऊपर का अपना बजट है, तो इसमें विशेष रूप से 5 लाख से अधिक करोड़ का रक्षा विभाग का बजट माना जाता है। अगर आप बात करें तो आतंकवाद पर, जिस आतंकवाद की गतिविधियों के बारे में हमने लगातार चर्चाएं की, जम्मू कश्मीर को जलते हुए हमने देखा था, उत्तरी पूर्व सीमा में आने वाले उल्फा को या फिर माओवाद को हमने देखा था। और इसके लिए आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस 2014 के बाद से नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भारतीय शहरों में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हमने नहीं देखा। वर्ष 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और सबसे बड़ा मुद्दा था कि यूएपीए अमेंडमेंट से कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया। अब ये यूएपीए कानून क्या था? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 में बनाया गया था, यानी 1967 में बने हुए एक्ट के तहत उसको संशोधन करके लगातार, यानी जिसको हम कहते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए अधिनियम 1967 में बनाया गया, जिसकी चर्चाएं लगातार पार्लियामेंट में चली, संसद में बिल लाया गया,
2004-2008 में इसके ऊपर संशोधन हुए और 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बिल में संशोधन करते हुए इस बिल को पुनः एक बार प्रस्तावित करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया। में लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की कि रक्षा का विभाग में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का जिम्मा अपनी सरकार ने लिया हुआ है। अब अग्निपथ की परियोजना नई कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के सामने रखी। लोगों ने कहा अग्निपथ में लोग यानी आज का युवा या युवती जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी आलोचना विरोधी दलों ने की, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े ऐसे देता हूं जो आंकड़े देख के विरोधी दलों के थोड़ी सी चकाचौंध उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। अग्निपथ के तहत पिछले साल के लिए 34 लाख लोगों ने यानी युवकों ने आवेदन पत्र भारत सरकार के पास भेजे। आपको आश्चर्य होगा कि ये 34 लाख में 82,000 महिलाएं थी, युवतियां थी जो सिंगल ग्रेजुएट होंगी, डबल ग्रेजुएट होंगी। और ये 82,000 जो महिलाएं थी विशेष रूप से ये नेवी में जाने के लिए उत्सुक थी। अब नेवी में करीबन 9,55,000 एप्लीकेशन है। आर्मी में यानी भारतीय सेना में 17,17,000 एप्लीकेशन आए, वैकेंसी थी सिर्फ 25,000। 7,69,000 लोगों ने एयरफोर्स में एप्लीकेशन किए, वैकेंसी थी सिर्फ 3,000। यानी विचार करो, अग्निपथ की योजना बिल्कुल वैसे की वैसी बहुत सारे देशों में कार्यान्वित है। जब भारत में इसको लागू करने की योजना जब लाई, सशस्त्र बलों के लिए परिवर्तनकारी योजना जब बताई गई तो इसकी आलोचना हुई। लेकिन ये आंकड़ों के अगर आप ध्यान दो तो ये पता लगता है कि 17.5 की उम्र में अपनी घर की बेटी जिसको सशस्त्र दल में जाना है, वो अगर मिलिट्री पुलिस बनती है तो आने वाले समय में उसको लेफ्टिनेंट बनने का मौका दिया जाता है। और 17.5 की उम्र से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच में उम्मीदवार कितने थे? तो 34 लाख थे।